हेलो गाइस, होप दैट यू आर गुड। आज मैं आपको डीएनए या जीनोमिक एविडेंस की बुनियाद पर बताऊंगा कि क्या पठानों और जो जीविश पॉपुलेशन है, जो यहूदी हैं, उनके बीच में कोई जेनेटिक जो है लिंक या कोई ताल्लुक है। क्या इनका ओरिजिन जो है वो सेम हो सकता है या ये सिर्फ कहानियां हैं? क्योंकि बहुत सारे पठान जो है मतलब ये बिलीव करते हैं कि उनका ताल्लुक जो है वो बनी इसराइल से है और वो कोई लॉस्ट ट्राइब है बनी इसराइल का। तो इसके क्या कोई जीनियाती या जेनेटिक एविडेंस इसका है या नहीं है? तो हम जितनी जेनेटिक स्टडीज हुई हैं ज्यादातर जो है जीविश पॉपुलेशन या यहूदियों के ऊपर हुई है। पठानों के ऊपर भी कई स्टडीज हुई हैं, लेकिन इतना ज्यादा काम नहीं हुआ जितना ज्यादा जो है जीविश पॉपुलेशन के ऊपर हुआ हुआ है। तो हम तीन जो जेनेटिक एविडेंसेस हैं उनकी बुनियाद पर इसको देखेंगे। पहला हम जो पैटर्नल एविडेंस हैं, जो बाप की तरफ से जो वाई क्रोमोसोम जो है नस्लों के अंदर मुंतकिल होता है, उसमें देखेंगे कि क्या उसके अंदर जो हैप्लोग्रुप्स हैं जिसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, पेरेंटेज एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो क्या उनके अंदर कोई सिमिलरिटीज हैं। दूसरी उसमें हम देखेंगे जो दूसरा एविडेंस है वो मैटरनल एविडेंस है, जो कि माँ की तरफ से जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, जिस तरह के बाप की तरफ से वाई क्रोमोसोम उनकी अगली नस्ल में ऐसे ही मुंतकिल हो जाता है, और ये जो है सैकड़ों हजारों साल तक इस तरह जो है मतलब वही लीनेज आप ट्रेस कर सकते हैं। इसी तरह माँ की तरफ से जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो कंट्रीब्यूट होता है, और वो सिर्फ माँ ही कंट्रीब्यूट करती है अगली नस्लों में। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एविडेंस की बात करेंगे कि उसमें कोई सिमिलरिटी है या नहीं है। और तीसरी जो चीज है वो हम डिस्कस करेंगे, उसमें मैं एविडेंस आपको दिखाऊंगा कि क्या जो ऑटोसोमल डीएनए है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम तो जस्ट एक क्रोमोसोम है। अ, इसके अलावा 45 क्रोमोसोम और हैं जिनको हम एक्स क्रोमोसोम करते हैं कहते हैं ह्यूमन बीइंग में। तो जो ऑटोसोम्स हैं, जो 22 जो पेयर्स हैं ऑटोसोम्स के, एक्स क्रोमोसोम्स के, उनके अपने मार्कर्स होते हैं। तो उस वो ज्यादातर जो आपका जो डीएनए एक्यूमुलेट हुआ हुआ है आपके सेल्स के अंदर, तो वो तो वही ऑटोसोम्स के अंदर है, उसके अपने मार्कर्स हैं। उसको भी हम देखेंगे कि जब उसको एनालाइज करते हैं तो फिर क्या सिचुएशन सामने आती है और हमें क्या पिक्चर मिलती है कि पठानों का जो ओरिजिन है एक्चुअली ये क्या हो सकता है। क्या जो थीरीज मशहूर है उनसे कोई ताल्लुक इसका हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो ये सारी चीजें देखेंगे। अब जब हम वाई क्रोमोसोम की बात करते हैं, वाई क्रोमोसोम के हैप्लोग्रुप्स, अगर आप पठानों में देखें हैप्लोग्रुप्स डिस्ट्रीब्यूशन इन पश्तून्स, और दूसरी तरफ राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है हैप्लोग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन इन जीविश पॉपुलेशन, कि इनमें ज्यादातर जो हैप्लोग्रुप्स वाई क्रोमोसोम्स की कौन सी टाइप्स हैं, क्या ये टाइप्स मैच करती हैं या नहीं करती हैं। तो जब आप पठानों की या पश्तूनों की बात करते हैं तो इनमें जो डोमिनेंट हैप्लोग्रुप आज की पठान पॉपुलेशन में कंसेंसस के साथ आप कह सकते हैं कि ज्यादातर लोगों के अंदर 40 to 50% पॉपुलेशन में पाया जाता है, वो है R1A1A। ये एक हैप्लोग्रुप है जो कि इसके अंदर पाया जाता है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप जीविश पॉपुलेशन की बात करते हैं तो जीविश पॉपुलेशन में आपको एक खास किस्म का हैप्लोग्रुप मिलता है जिसको E1B1B कहते हैं। ये एक जीविश मार्कर के तौर पे भी जो है मतलब इस्तेमाल होता है। और तमाम जो जीविश नस्लें हैं, जो यहूदी नस्लें हैं, उनके अंदर ज्यादा लोगों के अंदर E1B1B ये हैप्लोग्रुप पाया जाता है। अब ये दो डिफरेंट किस्म के हैप्लोग्रुप है। इसका नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पे जस्ट जो है मतलब ब्रीफली आपको मैं ये बताऊं कि ये जो इंडो यूरोपियन जो माइग्रेशन के साथ जो है मतलब ये जो हैप्लो ग्रुप है R1A1A, इसका ताल्लुक जो है वो जोड़ा जाता है। और जबकि दूसरा E1B1
बी जो हैप्लो ग्रुप है, तो ये मिडिल ईस्टर्न जो पॉपुलेशन है उनके अंदर चूंकि ये पाया जाता है। इसके अंदर यहाँ पे ये जो हैप्लोग्रुप R1A1A जो पश्तूनों के अंदर है, इसका आप यूं भी कह सकते हैं कि जो एंशंट टाइम्स में जो 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 साइबेरिया और कोकेसस जो कोहिकाफ जिसको हम कहते हैं, इस एरिया में यानी रशिया से जॉइंट जो एरिया है या सेंट्रल एशिया का जो एरिया है, ईरान तक का जो एरिया है, तो यहाँ पे कुछ पॉपुलेशंस जो है मतलब वो इमर्ज हुई। बाज लोग उनको जो है मतलब आर्यंस का नाम भी देते हैं। तो ये पॉपुलेशन, इन पॉपुलेशंस के अंदर ये जो हैप्लो ग्रुप्स थे, जब आप डीएनए एनालिसिस करते हैं पुराने सैंपल्स का, तो ये आपको वहाँ पे मिलते हैं। और ये जो E1B1B ये जो हैप्लो ग्रुप है, ये आपको मिलता है यहाँ पे मिडिल ईस्ट में। यहाँ पे अब आप देखें कि जीविश पॉपुलेशन के अंदर J1 और J2 भी काफी मिकदार में 15 to 20% लोगों के अंदर उनकी, अगर आप इंसेस्ट्री यहूदियों की देखते हैं, तो उसमें आपको J1 या J2 इंडस्ट्री जो हैप्लो ग्रुप्स हैं ये मिलते हैं, जो कि अरबों के, आज के अरबों के जो है मतलब ज्यादातर जो हैप्लो ग्रुप्स हैं वो J1 और J2 इस उसमें आते हैं। तो ये भी चूंकि यहूदी हिस्टोरिकली इसी रीजन के अंदर रह रहे थे, जिसको आप पैलेस्टाइन और ये जो इजराइल का एरिया है, ये जो फर्टाइल क्रेसेंट का एरिया जिसमें दूसरे इलाके भी आते हैं, यहाँ पे ये ट्राइब्स रह रहे थे। तो इनका जो ओरिजिन है या इनका जो वो है, इनके अंदर जो हैप्लो ग्रुप्स हैं और अरबों के अंदर जो हैप्लो ग्रुप्स हैं, वो भी ज्यादातर जो है मतलब वो आपको नजर आते हैं कि ये कॉमन है। अब आप कहेंगे कि ये R1A1A जो है, ये तो यहाँ पे जीविश पॉपुलेशन के अंदर भी आपको 5 to 10% या मिलता है। ये दोनों मिला के जब R1A और R1B दोनों दो डिफरेंट जो है मतलब हैप्लो ग्रुप्स हैं, मिला के तकरीबन 5 to 10% इसका जो है वो आपको मिल सकता है कि ये जीविश पॉपुलेशन के अंदर भी ये हैप्लो ग्रुप्स मिलते हैं। लेकिन ये तमाम जीविश पॉपुलेशन के अंदर नहीं है। जो मिडिल ईस्ट के जीविश की जीविश पॉपुलेशन है, उसके अंदर आपको ये हैप्लो ग्रुप्स J1 J2 E1B1B ये हैप्लो ग्रुप्स आपको मिलते हैं। जबकि जो अश्केनाजी जीव्स हैं, जिनका जो जो यूरोपियन जीव्स जिसको आप कह सकते हैं, उन जीव्स के अंदर जो यूरोप के अंदर माइग्रेट होके चले गए थे, जिनका ओरिजिन ईरान में था, उनमें ये R1A या R1B आपको मिल सकते हैं। और उसकी वजह लोग ये बताते हैं कि प्रोबेबली ये लोग जब वहां पे गए और ये R1A वाले जो हंटर गैदरर्स थे, ये भी यूरोपियन जो है मतलब कंट्रीज के अंदर, तो ये मिक्स हो गए वहां पे उन लोगों के साथ। इस वजह से आपको उन जीव्स के अंदर तो ये जो यूरोपियन डिसेंट के जीव्स हैं उनके अंदर ये किसी हद तक मिल सकता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। इसके अलावा दूसरे ग्रुप्स भी हैं, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ज्यादातर इम्पोर्टेंट जीविश पॉपुलेशन के हिसाब से E1B1B J1 J2 ये हैप्लो ग्रुप्स जो हैं, ज्यादातर जीविश पॉपुलेशन में वाई क्रोमोसोम के हैप्लो ग्रुप्स आपको मिलते हैं कंसिडरेबल पॉपुलेशन में। जबकि पठानों के अंदर आपको R1A1A यानी बहुत बड़ी मिकदार में आपको ये हैप्लो ग्रुप जो है मतलब डोमिनेंट है, ये आपको मिलता है। जो अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको मजीद डिटेल के साथ इसमें बताऊंगा। दूसरा जो हैप्लो ग्रुप्स आपको कंसिडरेबल पॉपुलेशन में मिलता है, वो है आपका L1। ये साउथ एशियन जो है मतलब लीनियज के साथ इसको वो किया जाता है, क्योंकि पठान ज्यादातर जो रह रहे हैं वो ईरान के बॉर्डर से लेके और यहाँ पे जो है मतलब इंडिया के जो है मतलब सेंटर तक ये सारा जो है मतलब पठानों की पॉपुलेशंस जगह जगह पर रह रही है। तो यहाँ पे ये काफी ज्यादा मिक्स हो गए हैं इन पॉपुलेशंस के साथ। इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी जो सैंपल्स लोग एंशंट डीएनए के सैंपल्स लेते हैं और उनको देखते हैं, तो उसमें इसी तरह के उनके ग्रुप्स मिलते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये पॉपुलेशंस, पठानों की जो पॉपुलेशन है
وہ بہت زیادہ مکس ہو گئی ہے ان پاپولیشنز کے ساتھ، جو کہ آپ کو آج کی جو ہے مطلب انڈیا اور پاکستان کے علاقوں میں ملتی ہے۔ حالانکہ یہ جو ان کا میجر ہیپلو گروپ ہے، یہ زیادہ تر سینٹرل ایشین، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انڈو ایرانین ہیپلو گروپ ہے۔ اسی طرح آپ کو دوسرا جو ہیپلو گروپ ہے Q1 5 to 10% ملتا ہے۔ J2 آپ کو 10 to 15%، یہ پرسنٹیج یہاں پہ جب اوور آل آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ J2 جو ہے مطلب کہ پرسنٹیج کافی جو ہے مطلب اس سے کم ہو، لیکن ہم 10 to 15% بھی اگر آپ لیں تو آپ کہیں گے کہ J2 تو یہاں پہ جو ہے مطلب جیوش پاپولیشن کے اندر بھی ہے، لیکن کافی زیادہ جو ہے مطلب جو پٹھان پاپولیشن ہے ان کے اندر بھی آپ کو J2 ملتا ہے، کیونکہ یہ J2 یہ جو مڈل ایسٹرن J2 ہیپلو گروپ ہے، یہ کافی جو ہے مطلب بڑے ایریا میں پھیلا ہوا ہے، جس میں ایران بھی آتا ہے۔ اور ایران میں چونکہ یہ ہیپلو گروپس جو کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے جو زیادہ تر پٹھانوں میں ہیں، وہ ایران کے ہی ہیپلو گروپس ہے۔ تو J2 کی بیس پہ کوئی کلیم کرنا یہ جو ہے مطلب تھوڑا سا مشکل اس وجہ سے، کیونکہ ایک وائڈ اسپریڈ جو ہے ہیپلو گروپ ہے پوری دنیا کے اندر، زیادہ بہت زیادہ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن جو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں وہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ کوئی یونیک ہیپلو گروپ ہو یا کوئی ڈومیننٹ ہیپلو گروپ ہے جو کہ بہت زیادہ جو ہے مطلب آپ کی پاپولیشن کے اندر ہو، تو اس سے آپ کے پیٹرنل انسیسٹری کا جو ہے آپ کو پتہ چل سکتا ہے۔ تو یہ جو وائی کروموسوم جو فادر کی طرف سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے، اگر اس کی بنیاد پہ ہم دیکھیں تو اس کی بنیاد پہ ہم کوئی اندازہ اس سے یہ نہیں لگا سکتے، بلکہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہودی اور جو ہمارے پاس جو ہمارے پشتون ہیں، تو یہ کوئی کامن انسیسٹرز جو ہیں، ریسنٹ کامن انسیسٹر ان کا نہیں ہو سکتا بیسڈ آن دیز وائی کروموسوم، یعنی پیٹرنل سائڈ سے، فادر کی سائڈ سے۔ لیکن یہودیوں میں آپ کو پتا ہے کہ جو انسیسٹری ہے یا جو یہودیت ہے، وہ زیادہ تر مدر کی طرف سے جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اف یو آر بورن ٹو جیوش مدر، تو اس صورت میں پھر جو ہے مطلب آپ کو یہودی تصور کیا جاتا ہے، اور زیادہ تر جو ہے مطلب یہودیوں کی جو پاپولیشن ہے وہ انڈوگیمس ہے، وہ آپس میں ہی شادیاں کرتے رہتے ہیں، تبھی ان کا جو وہ نمبر ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے دنیا کے اندر۔ لیکن پھر بھی ان لوگوں کے اندر بھی بہت سارے ہیپلو گروپس پائے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی کافی مکس اپ ہو گئے ہیں۔ اسی طرح یہ اب آپ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے مطلب اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس میپ کو جو آپ کو ہیپلو گروپس کے بارے میں بتا رہا ہے پٹھانوں کی، یہ جو ہے مطلب پاپولیشن کے اندر اگر آپ دیکھیں، یہ ایک بڑی اسٹڈی ہے جس میں 800 سے زیادہ جو ہے مطلب پٹھانوں کے سیمپل لیے گئے، اور ان کے ہیپلو گروپس جو ہیں وہ ڈٹرمن کیے گئے کہ کون ان کے اندر زیادہ ہیں، کون ان کے اندر جو ہے کون سا ہیپلو گروپ وائی کروموسوم کا اس کے اندر زیادہ ہے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ R1A1A یہ تقریباً جو ہے مطلب 83% جو ہے لوگوں میں، جن 800 لوگوں میں 83% لوگوں میں آپ کو یہ ہیپلو گروپ جو R1A1A ہے، یہ آپ کو جو ہے یہاں پہ مل رہا ہے، یعنی آؤٹ آف 386 آؤٹ آف 800، 83% تقریباً یہ بنتا ہے۔ اب یہ ہیپلو گروپ R1A1A آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایسٹرن یورپ کا جو ہے مطلب کہ جو لوگ ہیں، جس میں پولینڈ، رشیا، یوکرین یہ علاقے آتے ہیں، یا سائبیریا کا علاقہ رشیا کے ساتھ جو ہے وہ آتا ہے، تو یہاں پہ یہ ہیپلو گروپ جو ہے مطلب یہ آج بھی جو ہے مطلب یہ ہیپلو گروپ کامن ہے، تو یہ پرابیبلی ان علاقوں سے آیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہیپلو گروپ جو ہیں کرغیزستان یا تاجکستان کے جو تاجک لوگ ہیں ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اور انڈیا پاکستان کے اندر یہ انڈیا میں پرٹیکولرلی جو ہائی کاسٹ ہندوز ہیں ان کے اندر بھی یہ پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں جو کہ
जो ईरानियन जो हंटर गैदरर्स थे उनके साथ जो है मतलब इसको एसोसिएट करते हैं, या बाद लोग आर्यंस के साथ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ईरानियन हंटर गैदरर्स हैं, जो ईरान जो एंशंट ईरान के लोग थे कि उनके अंदर जो है वो ज़्यादा कॉमन था। इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये एक इंडो ईरानियन जो है मतलब हैप्लो ग्रुप है। और ये इसका ओरिजिन जो है प्रॉबेबली साइबेरिया और रशिया के जो इलाके हैं, आज की जो पॉपुलेशन वहाँ की है, वहाँ पे या ईस्टर्न यूरोप के जो इलाके हैं वहाँ पे भी ये पाया जाता है। फिर ये जो R1A हैप्लो ग्रुप है, R1B दूसरा हैप्लो ग्रुप जो इसका जो सिस्टर हैप्लो ग्रुप है, वो आज के यूरोप में ज्यादा जो है मतलब कॉमन है, लेकिन यूरोप में R1A भी आपको काफी मिलता है। इसी तरह यहाँ पे कुछ यूनिक हैप्लो ग्रुप्स आपको नजर आएंगे। ये L1 जो हैप्लो ग्रुप्स हैं ये साउथ एशियन लीनिएज को जाहिर करता है। तकरीबन 11.9% जो है मतलब ये ग्रुप जो 800 लोगों का था, इसमें 11.9% लोगों में साउथ एशियन लीनिएज भी निकला। इसका मतलब ये है कि ये पठान साउथ एशिया में काफी घुल मिल गए हैं और बहुत ज्यादा जो है मतलब मिक्सअप हो गए हैं दूसरे पॉपुलेशंस की निस्बत। इनका जो मिक्सअप का जो रेट है वो काफी ज्यादा है। इस वजह से कंसिडरेबल लोगों के अंदर आज आपको साउथ एशियन लीनिएज जो है वो मिलता है। इसी तरह कुछ यूनिक हैप्लो ग्रुप्स हैं जो कि अब आपको जो है मतलब दूसरी पॉपुलेशंस के अंदर बहुत कम मिलेंगे और पठानों के अंदर जो है वो आपको मिलते हैं ये हैप्लो ग्रुप्स। इस तरह के G2B है, ये एक हैप्लो ग्रुप जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है G2B, 12.64% लोगों में, यानी काफी हद तक लोगों के अंदर आपको G2B मिलता है। ये एक यूनिक हैप्लो ग्रुप है जो कि पठानों के अंदर पाया जाता है। और इसका ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ये भी कॉकेसस और ईरानियन जो इलाके हैं यहाँ से इसका ओरिजिन तस्लीम देखा जाता है कि यहाँ से प्रॉबेबली ये ओरिजिनेट हुआ है। और ये जो हैप्लो ग्रुप है ये दूसरी पॉपुलेशंस के अंदर बड़ा बहुत कम पाया जाता है, लेकिन पठानों के अंदर ये G2B पाया जाता है। पठानों के साथ जो दूसरी पॉपुलेशंस अगर आप देखते हैं जो कि इनके साथ रहते हैं, जिस तरह के आप पंजाबी देखें, आप सिंधी देखें, बलोची देखें, ताजिक देखें, इनके इर्द गिर्द जितने भी जो है लोग रहते हैं, तो उनमें ये G2B ये जो हैप्लो ग्रुप है ये नहीं है, लेकिन पठानों के अंदर है। इस वजह से जिस तरह के जीविश पॉपुलेशन के अंदर E1B1B1 हमने देखा कि एक यूनिक हैप्लो ग्रुप है जो कि उनकी पॉपुलेशंस में ज्यादातर लोगों में होता है, तो ये G2B पठानों के अंदर है। इसी तरह Q1 है, तो Q1 ये जो है हैप्लो ग्रुप है ये भी साइबेरिया और सेंट्रल एशिया के लोगों के अंदर पाया जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पठानों के अंदर भी पाया जाता है। तो पठानों की लीनिएज अगर वाई क्रोमोसोम के हिसाब से हम देखें तो ज्यादातर जो हमें नजर आता है कि या तो ये कॉकेसस, रशियन यानी यूक्रेन और इन इलाकों, और ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ये जो इलाके हैं, ईरान मेजर जो पोर्शन है वो ईरान की तरफ से आ रहा है, और इसमें साउथ एशियन जो लीनिएजेस हैं वो भी मिक्सअप हो गए। इसके अलावा अरबों का जो J2 है या J1 जो है, J1 भी इस ग्रुप में जो 800 लोग देखे हैं उसमें 0.5% में या 4 लोगों में निकल आया है। J2 जो है वो 36 लोगों में रिलेटिवली ज्यादा निकल आया है। तो ये मिडल ईस्ट के या अरबों के कनेक्शन की वजह से प्रॉब्ली हो सकता है कि बाज लोगों की जो इंसेस्ट्री है वो जो है वो अरबों से भी हो। तो ये डेफिनेटली है क्योंकि यहाँ पे हैप्लो ग्रुप्स आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको दूसरे स्मॉल अमाउंट में आपको R1B भी मिलता है जो कि यूरोप में ज्यादातर लोगों के अंदर पाया जाता है। R2 भी है, T1A भी है, लेकिन बाकी जो हैप्लो ग्रुप्स हैं वो काफी कम मिकदार में पठानों की पॉपुलेशन के अंदर पाए जाते हैं। आपको देख सकते हैं कि ज्यादातर जो है वो R1A1A है। अब अगर मैटरनल साइड की हम बात करें कि मैटरनल जो हैप्लो ग्रुप्स हैं जीविश पॉपुलेशन के अंदर,
یا جو ہے مطلب پٹھانوں کے اندر میچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ تو جیوش پاپولیشن کے اندر جو پاپولر جو ہے مطلب یا ڈومیننٹ ہیپلو گروپس ہیں، اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک ہیپلو گروپ ایچ ہے، لیکن یہ جو ایچ ہے یہ یوریشیا میں، یعنی یورپ اور ایشیا، تمام یورپ اور ایشیا کے اندر جو ہے مطلب یہ بڑا کامن آپ کو ہیپلو گروپ ملتا ہے۔ یہ پٹھانوں کے اندر بھی 20 to 25% لوگوں کے اندر یہ ایچ ہے، لیکن چونکہ یہ بہت ایک وائڈ اسپریڈ کانٹیننٹس کے اوپر پھیلا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ یورپ اور ایشیا میں اس ہیپلو گروپ سے بلانگ کرتے ہیں، اس لیے اس کے بیس پہ کچھ کلیم کرنا جو ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کے ہیپلو گروپ ہے یہ کامن ہے اشکنازی جیوز، جو یورپین جیوز ہیں، ان کے اندر یہ پرٹیکولرلی ہیپلو گروپ کے ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے اندر ایک خصوصی ہیپلو گروپ ہے جو کہ ان جیوش پاپولیشن، چاہے وہ اشکنازی جیوز ہیں، سفارڈک جیوز ہیں، سوری سفارڈک جیوز ہیں یا مزرائی جیوز ہیں، جو مڈل ایسٹرن جیوز ہیں، ان کا تعلق مڈل ایسٹ کے ساتھ، ان کا اوریجن وہاں پہ ہوا ہے، تو 5 to 10% پاپولیشن میں N1B یہ جو ہیپلو گروپ ہے مائٹوکونڈریل ڈی این اے کا، یعنی مدر کی طرف سے یہ پایا جاتا ہے، جو کہ دوسری پاپولیشن کے اندر کم پایا جاتا ہے، یہ ان کا ایک خصوصی مارکر بھی ہے۔ تو یہاں پر کے اور NI1B کی بنیاد پہ اگر ہم ڈسٹنکشن کریں تو پٹھانوں سے کمپیئر کریں، پٹھانوں میں جس طرح کے ایچ میں نے کہا یہ تو بہت زیادہ لوگوں میں ہے، لیکن کہ ایم اور U7 یہ کمپیئر کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ ان کے ساتھ۔ U7 15 to 20% جو پٹھان ہیں ان کی نسلوں میں یہ پایا جاتا ہے مدر کی طرف سے، اور یہ ساؤتھ ایشین یا ایرانین اوریجن کا ہے۔ اگین جو ان کی جو مدر کی طرف سے انسسٹری ہے وہ بھی یا تو ساؤتھ ایشین ہے یا ایرانی ہے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایم ہے وہ بھی ساؤتھ ایشین یا ایسٹ ایشین جو اوریجن ہے، ٹرکش یا جو منگول طرف سے یا ایران کی طرف سے۔ تو یہاں پہ بھی آپ کو مدر کی طرف سے بھی لگ رہا ہے کہ زیادہ تر جو پورشن ہے یہ جو ہیپلو گروپس ہیں یہ ایرانین یا جو ہے مطلب ساؤتھ ایشین اوریجن کے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر جو پاپولیشنز پٹھانوں کی ہے وہ مکس اپ ہو گئی ہیں ساؤتھ ایشیا کے لوگوں کے ساتھ، خصوصاً جو ہے مطلب مدرس کی سائٹ پہ جو یہ پاپولیشنز ہیں یہ کافی مکس اپ ہوئی، جبکہ جیوش پاپولیشن میں جو آپ کہہ رہے ہیں ان میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعض یہ جو ہیپلو گروپس ہیں جن کی بیس پہ ہم ڈسکریمنیشن کر سکتے تھے وہ میچ نہیں کر رہے ہیں کوئی پٹھانوں کے ہیپلو گروپس کے ساتھ۔ اسی طرح اگر آپ آٹوسومل ڈی این اے کی بات کریں، یہ تو دو ایک وہ ہو گئے۔ پٹھانوں کے آٹوسومل ڈی این اے کی اگر ہم بات کریں کہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 22 جو پیئرز ہیں وہ آٹوسومز کے ہیں، ٹوٹل 45 جو ہے مطلب آپ کے ایکس کروموسوم ہے، ایک آپ کا وائی کروموسوم وہ میل کے اندر، اور فیمیل کے اندر جو ہے مطلب آپ کے تمام ایکس کروموسوم ہیں۔ تو یہ جو ایکس کروموسوم ہے زیادہ تر ڈی این اے آپ کا وہاں پہ پڑا ہوا ہے، زیادہ تر جو فنکشنل ڈی این اے ہے جس سے آپ کا جسم بنا ہوا ہے، جس طرح آپ کام کرتے ہیں، جس طرح آپ سوچتے ہیں، وہ سارا ڈی این اے جو ہے ان کے اندر پڑا ہوا ہے۔ ان کے مارکرز جب آپ استعمال کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو تمام ڈی این اے ہے کسی پٹھان کا، تو اس میں کہاں کہاں سے کن کن سورسز سے ڈی این اے آیا ہوا ہے، تو اس کے ریزلٹ فار انسٹنس یہاں پہ آپ کو یہ ایک ریزلٹ پورے ڈی این اے کا آپ کو یہاں پہ مل سکتا ہے۔ یہ ایک شیرانی پٹھان کا جو ہے مطلب ڈی این اے ہے، جس میں جب آپ اس کو رن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا پورشن یا کتنا پرسنٹ جو ہے وہ کس اس کا ہے، تو اس میں آپ کو ملتا ہے کہ اس میں اس شیرانی جو ہے مطلب پٹھان کے کا جو جینوم ہے اس میں 42.6% یہ لکھا ہوا ہے کہ زیگروس نیولیتھک فارمر، یہ 42.6% یہ ایک بڑا چنک جو اس کے جینوم کا ہے یا اس کا ڈی این اے جو ہے وہ ایرانین نیولیتھک فارمر، جو اینشنٹ ایرانین فارمرز تھے، اگین یہ ان کا ڈی این اے آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ مل رہا ہے۔
इसी तरह आपको 20.4% में आपको ईस्ट यूरोपियन हंटर गैदरर, जो कि जो कॉकेसस माउंटेन या कैस्पियन सी के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, यहाँ से जो लोग यूरोप के अंदर जो है मतलब माइग्रेट हुए, वो हंटर गैदरर, जिसमें A1A जिस तरह मैंने आपको कहा हुआ था, और ये वहाँ पे जाके यूरोप के अंदर जो है मतलब यूरोप तक जो है मतलब ये गए। ये ईस्ट यूरोपियन हंटर गैदरर्स, इनका भी आपको डीएनए वहां पे मिलता है, एंशंट लोगों का डीएनए आपको मिलता है। इसी तरह अनातोलियन न्यूलिथिक फार्मर का डीएनए 18.2% लोगों में, ये अनातोलियन न्यूलिथिक फार्मर का जो डीएनए है, इसके डीएनए में आज आपको मिल रहा है। और ये टर्किश जो है मतलब सोर्सेस को यहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ था, या उन सैंपल्स के अंदर आज है ये डीएनए, और ये मैच कर रहा है पठानों के डीएनए के साथ, तो इनके सोर्सेस प्रोबेबली वहां से भी हो सकते हैं। इसी तरह कोकेसस हंटर गैदरर का डीएनए 10% जो है मतलब आपको ये भी मिलता है, जो ग्रीन कलर में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जिससे आप अगेन कह सकते हैं कि ये वही हंटर गैदरर्स थे जिनको आप आर्यंस या ये नाम दे सकते हैं। इसी तरह हाँ, आज के पठान के अंदर ये जो शिरानी पठान है, इसके अंदर आपको एंशंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन डीएनए जो है वो भी तकरीबन 8.8%, 8.8% आपको ये भी मिलता है। तो आपको आज का जो पठान है उसका जिनोम एक मिक्सचर है, जिसमें ईरानी पोर्शन जो है वो आपको ज्यादा नजर आ रहा है। और इसके अलावा ईस्ट यूरोपियन जो इलाके हैं, रशिया, साइबेरिया, और उससे आगे जो पिछले जो है मतलब स्लाइड जो मैंने आपको दिखाए, इन इलाकों के या टर्किश इलाकों के या आर्यंस का डीएनए, या जो है मतलब साउथ इंडिया इंडिया के लोगों का डीएनए, इनके साथ मिलके तो ये एक मिक्सचर जो है आज के पठान के अंदर वो आपको नजर आ रहा है, जिसमें ज्यादातर पोर्शन ईरान का है। तो अगर आप कंक्लूड करें इसको कि पठानों का जो डीएनए है, आज का जो पठान है उसका जिनोम जो है, पूरा जो डीएनए है उसका, वो कहाँ से जो है मतलब उसका ताल्लुक कहाँ से हो सकता है, इसका ओरिजिन, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो है मतलब सब्जेक्ट है। लेकिन डीएनए की एविडेंस के बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि ज्यादातर जो पठान है इनका ओरिजिन ईरानियन या इंडो ईरानियन है। ईरान से इनका डीएनए ज्यादा मैच करता है। उसके बाद फिर ईस्टर्न यूरोप है, जिसमें पोलैंड, रशिया, यूक्रेन, साइबेरिया, ये इलाके जो है मतलब आते हैं। इनके आबा अजदाद का ताल्लुक जो है वो यहाँ से भी था। और सेंट्रल एशिया, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान में भी आज आपको जो है मतलब काफी मैच इनके डीएनए का मिल सकता है। और साउथ एशिया, तो ये पूरे जो पॉपुलेशंस यहाँ पे आज भी रहती हैं, इन पॉपुलेशंस के अंदर पठानों का जो डीएनए है वो इनके साथ मैच करता है, ना कि यहूदियों के साथ जो है वो मैच करता है। तो ये एक मिथ है, पठानों में बहुत सारी मिथ्स जो हैं वो पॉपुलर हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पठानों में जो एंसेस्ट्री है, उसको भी जो है मतलब आप लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के किस्से बनाए हुए हैं कि प्रॉबेबली पठानों का ताल्लुक जो है वो यहूदियों के साथ है, कोई जर्मन्स के साथ जुड़ रहा है। किसी ने इस किस्म के शजरे बनाए हैं। फॉर इंस्टेंस ये कह रहे हैं सारे पठान के हमारा जो जद्द अमजद था, कैस अब्दुल रशीद का काजई था, पता नहीं का काजई कहाँ से उन्होंने निकाल लिया। और फिर उसकी औलाद थी जिसके नाम ये थे सरबन, गोरगश्त और पल्टन, बैटन। और फिर उसके बाद जो है ये खुशबून और शरफबून और कांड और जमूंद और खासी, इसको एक नजर देख के आप जो है मतलब अंदाजा लगा सकते हैं और इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, इस किस्म के शजरों को। यानी कैस अब्दुल रशीद एक अरेबिक नाम है जिसको आप देख रहे हैं। कैस अब्दुल रशीद जो है वो ये कह रहे हैं कि वो ये उसकी औलाद है, सरबन, गोरवश्त और बेटन। वो इस किस्म के नाम क्यों रखेगा? कैस अब्दुल रशीद का तो उसके बेटों का नाम अब्दुल रहमान और अब्दुल्ला और अब्दुल लतीफ और इस किस्म के नाम जो है होने चाहिए। उसने ये अजीब व गरीब किस्म के नाम सरबन, गोरगोश, बैटन, और फिर वो कंटिन्यू रहे खरशबुन और कांड और जमंद और कासी। और ये
मुख्तलिफ किस्म के जो आपको नजर, तो जस्ट नामों को देख के भी आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं कि ये किसी की जहन की इख्तिरा हो सकती है, लेकिन इस किस्म का कोई अमल जो है वो या कोई शजरा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये जस्ट किसी ने बनाए हैं अपने जो है मतलब ख्याल के मुताबिक, शायद उसने कोई इस तरह के शजरे बनाए हो। डीएनए एविडेंस की बुनियाद पे भी इस तरह की कोई चीज़ जो है वो साबित नहीं है कि ये जो है मतलब सारे पठान जो हैं ये इनका ताल्लुक जो है कहीं अरबों से है, या सारे पठान जो है ये एक साथ जाके जो है मतलब मुसलमान हुए। इस किस्म की बहुत सारी कंसेप्शंस जो हैं वो पठानों के जहनों में है, जो कि सब जो है मतलब गलत है। हिस्टोरिकल एविडेंस और डीएनए एविडेंस जो है इस चीज़ को तस्लीम नहीं करती। और डीएनए एविडेंस मैंने आपको जिस तरह के बताया कि पठान जो है जीविश पॉपुलेशन से काफ़ी जो है मतलब जेनेटिकली दूर है। कुछ कॉमन जो है एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो इतने कॉमन हैं कि दुनिया में सारे लोग जो है मतलब कोई ना कोई चीज़ शेयर करते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि उनके कोई डिस्टेंट एंसेस्टर्स थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले तो हो सकते हैं, लेकिन रिसेंट हिस्ट्री में जो है वो कोई नहीं है। ये आज की वीडियो इस पठान और यहूदियों के आपस में लिंक के मुतालिक थी, और पठानों का ओरिजिन जो है वो कहाँ से है। तो मैंने आपको बताया कि डीएनए एविडेंस की बुनियाद पे प्रोबेबली जो हमें क्लू मिलता है वो ये है कि इनका ताल्लुक जो है ये एक इंडो ईरानियन ग्रुप है। और ईरान और इससे मुल्हिका जो इलाके हैं, ईस्टर्न यूरोप के जो इलाके हैं, रशिया साइबेरिया के जो इलाके हैं, कॉकेसस का, इनके साथ इनका कोई ताल्लुक हो सकता है। अगली वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा इंडिविजुअल पठान ट्राइब्स के बारे में कि यूसुफजई उनका डीएनए क्या कहता है, और दूसरा गंडापुर का डीएनए क्या करता है कहता है, बल्कि डीएनए जो है वो किन लोगों के साथ वो करता है। अभी तक जितने जो है मतलब डीएनए एविडेंस हैं, अगर आप देखें तो पठानों का जो डीएनए है वो इन इलाकों के लोगों के साथ जो है वो मिलता है। ज्यादातर आपको हैरानगी होगी कि ताजिक जो लोग हैं वो पठानों के ज्यादा करीब है जेनेटिकली एज कंपेयर टू अदर पॉपुलेशंस, आज की पॉपुलेशंस की अगर आप बात करते हैं। तो इंशाल्लाह उस पे हम बाद में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।